Peace is not simply the absence of conflict, but the existence of justice for all people. हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित उज्जवल है और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो दोस्तों, हर दिन कहीं ना कहीं आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पे कि ये इंसान फलाना ऑफेंस के लिए एक्यूज हुआ है, उसके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। तो अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि यार अगर ये इंसान, अगर चलिए वो तो अब एक्यूज हो गया, उसको किसी ऑफेंस के अंदर उसको क्या हो गया, एक्यूज हो गया वो, तो क्या इसके पास कोई फंडामेंटल राइट्स है इस चीज़ से रिगार्डेड? उस ऑफेंस कमिट किया, वहाँ पे कन्विक्शन में हुआ, तो क्या कोई उसके पास फंडामेंटल राइट्स है जैसे हमारे पास है? तो दोस्तों, इसका जवाब आपको मिलेगा कहाँ पे? आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज हम क्या बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 का सबसे पहला क्लॉज क्या बात करता है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो ये क्या बोलता है कि कोई भी इंसान को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता ऐसे ऑफेंस के अलावा जो कि टाइम बीइंग में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसे ऑफेंस के लिए उसको कर सकते हैं कि ऐसा कोई एक ऐसा ऑफेंस किया जो कि किसी लॉ में प्रोहिबिटेड था और वो लॉ अभी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उस ऑफेंस के लिए उसको ये कन्विक्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई ऑफेंस जो किसी लॉ में बना लेकिन उस ऑफेंस कमिट होने के बाद बना, तो रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में आप किसी एक ऑफेंडर को पनिश नहीं कर सकते हैं। आपको फिर से बता रहा हूं कि कोई एक इंसान है, किसी ने एक ऑफेंस किया, तो अगर वो ऑफेंस किसी लॉ में प्रोहिबिटेड है तो हाँ भाई, उसके अंदर उसको सजा मिल जाएगी जो भी दे रखी है। लेकिन अगर उसने कोई एक ऑफेंस किया जो ऑफेंस बाद में जाके एक ऑफेंस बना, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव वे में आप हेल्ड नहीं कर सकते लायबल। ठीक है दोस्तों, आप किधर बढ़ते हैं? आप आगे ही बढ़ते और जानते हैं कि एक चीज कि कोई भी इंसान मान लीजिए अभी कोई एक लॉ बना, ठीक है, लॉ है, उसमें पनिशमेंट है 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। बाद में उसको अमेंड किया गया, उस लॉ को अमेंड किया गया, तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी? उसकी पनिशमेंट होगी 10 साल। तो क्या जो भी इंसान जब तक 7 years का प्रोविजन था कि 7 years का ये मिलेगा, आपको इम्प्रिजन मिलेगा, तब तक जिस इंसान को पनिशमेंट दी गई है, तो क्या उसे जैसे ही लॉ चेंज हुआ, लॉ में अमेंडमेंट आया, पनिशमेंट को बढ़ाया गया, तो क्या उन लोगों की भी पनिशमेंट बढ़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिड्यूस हो सकती है लेकिन पनिशमेंट बढ़ नहीं सकती। मतलब जिस टाइम उस इंसान ने ऑफेंस किया, उस टाइम जो पनिशमेंट होगी उतनी ही मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। अगर बाद में जाके कोई लॉ को अमेंड किया गया, तो जो भी उसके प्रोविजन से अगर चेंज भी करते हैं, तो जाके उसकी पनिशमेंट बढ़ नहीं सकती, घट जरूर कर सकती है एक पार्ट टाइम पे। और वो पार्ट किसके पास है? डिस्क्रिप्शन, वो होता है कोर्ट के पास, ठीक है। तो बेसिकली इस लॉ का मतलब इस आर्टिकल का काम क्या है, इस क्लॉज का, कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में आप किसी को भी पनिश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए केस लॉ देख लेते हैं। कौन सा केस लॉ भाई? केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1953। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? इसमें बोला कि भाई अगर कोई भी एक एक्ट क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर होता है या कोई पेनल्टी प्रोवाइड करती है कोई एक एक्ट के थ्रू, तो वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होता है। मतलब उसको रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अभी अगर वो लॉ आया है तो आप उसको पहले के टाइम के ऑफेंसेस के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्लॉज? आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या बात करता है? डबल जेओपार्डी की। मतलब क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई भी इंसान एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार प्रोसिक्यूटर पनिश नहीं हो सकता है। कोई भी इंसान एक ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं हो सकता है, और दोनों बार में अगर मतलब फैक्ट सेम है दोनों टाइम केस के, तो वो 2 बार सेम नहीं हो सकता है पनिश, एक ही बार हो सकता है, ठीक है। तो यही बेसिकली ये बोलता है। तो अगर मान लीजिए कोई होता है तो वो कितना अनजस्ट होगा, अनरीजनेबल होगा, आर्बिटरी होगा इतने नेचर में, ठीक है। एक और चीज, ये जो डबल जेओपार्डी का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ अप्लाई होता है? तभी अप्लाई हो सकता है जब अर्लियर प्रोसीडिंग्स जो होंगी वो कहाँ हुई हो, वो जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अंडर हुई हो।
जो पहले की प्रोसीडिंग हुई होगी, जो अर्लियर प्रोसीडिंग, वो किसके अंडर हुई हो, जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अंदर। इसके लिए केस लॉ देख लेते हैं भाई। कौन सा केस लॉ, ए मुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कब का केस लॉ है, 1997 का। तो इसमें क्या हेल्ड हुआ था, इसमें हेल्ड हुआ था कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 अप्लाई कहां नहीं होता है, कहां अप्लाई नहीं होता है, ये वहां अप्लाई नहीं होता जहां पे फैक्ट्स ऑफ द केसेस अलग हों। अगर सेम फैक्ट हुए दोनों केस में तो वो अप्लाई होगा। मतलब अगर दोनों के केस में फैक्ट सेम है तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 लग जाएगा कि हाँ भाई एक ही ऑफेंस है तो क्यों दो बार पनिश किया जाए। लेकिन अगर फैक्ट्स डिफरेंट है तो ये अप्लाई नहीं होगा। अब किधर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लॉज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या बात करता है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये क्या बोलता है, बोलता है भाई कोई भी इंसान को एविडेंस लेने के लिए तुम उसके अगेंस्ट उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, तुम उसको फोर्स नहीं कर सकते हो, तुम उसको थ्रेटन नहीं कर सकते हो। किसी भी एक्यूज्ड को तुम एविडेंस लेने के लिए तुम उसको फोर्स नहीं कर सकते हो कि तुम्हें अपना एविडेंस देना पड़ेगा ताकि ये कोर्ट में हम तुम्हारा ये डाल सके, कन्फेशन डाल सके। तो ये आप नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे कन्फेशन मतलब ओरली भी बोल सकते हैं या डॉक्यूमेंट के वे में, मतलब रिटर्न भी बोल रहे हैं और ओरली भी। तो तुम कोई प्रेशर नहीं डाल सकते हो एक्यूज्ड के ऊपर। तभी आया आर्टिकल 20 क्लॉज 3। और क्या बोलता है कि मतलब बेसिकली है कि तुम अपने अगेंस्ट ही विटनेस नहीं बन सकते हो। कोई एक्यूज को बोल रहा है कि तुम अपने अगेंस्ट ही विटनेस नहीं बन सकते हो। तो दोस्तों यहीं तक था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।